नमस्कार दोस्तों। अब ब्राइट डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमने फिजिक्स में लास्ट क्लास में मोशन यानी कि गति और वर्क शक्ति कार्य, ठीक है, ये वाला टॉपिक किया था। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा, ठीक है, वो हमारा रहेगा गुरुत्वाकर्षण। क्या रहेगा? गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशन। क्या रहेगा दोस्तों? ये ग्रेविटेशन रहेगा। ठीक है, तो ग्रेविटेशन में देखिए क्या कुछ आएगा आपके। तो इसमें आता है आपका न्यूटन का नियम। ठीक है, क्या रहेगा दोस्तों? इसमें न्यूटन का नियम रहेगा। तो न्यूटन का नियम गुरुत्वाकर्षण बल क्या कहेगा? तो F इज इक्वल टू G इंटू M1 M2 बाय आर स्क्वेयर। यानी कि इसका मतलब है क्या? कोई हमारे पास दो चीजें हैं, ठीक है, एक ये और दूसरी ये। इसका जो मास है दोस्तों हमारे पास वो m1 और इसका जो मास है वो m2 है, और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है दोस्तों? हमारा r। ठीक है, यानी कि जो f है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 इंटू m2 बाय आर स्क्वेयर, यानी कि इनका जो डिस्टेंस है उसका स्क्वेयर। परंतु जब आप इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाओगे तो आपके पास g आ जाएगा। g क्या आएगा? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अब इसको। यहां से क्वेश्चन आता है दोस्तों आपके पास, यहां पे जो ये जी दिया है ना, ठीक है, तो पूछा जाता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि जो आपके पास इसका कांस्टेंट है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी कि बड़े वाला जी। ठीक है, तो इसका आपके पास वैल्यू क्या रहती है? तो ये रहेगी दोस्तों 6.67 गुणा 10 रेज टू पावर माइनस 11, 6.67 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। क्या रहेगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। दोबारा देखेंगे एक बार, 6.67 गुणा 10 की पावर माइनस 11। बड़ी ही महत्वपूर्ण है ये जी की वैल्यू, एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जा सकती है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आगे हमारे पास आता है गुरुत्व, ग्रेविटी। क्या होगा ये? ग्रेविटी। ठीक है, क्लियर? तो ये क्या है? यह एक आकर्षण बल है। ठीक है, क्या है? ये एक अट्रैक्शन फोर्स है, आकर्षण बल है जो दो पिंडों के बीच लगता है। दो पिंड यानी कि एक ये और एक ये, इनके बीच में जो फोर्स लगेगी उसको क्या कहेंगे हम? गुरुत्व बल। ठीक है, क्या कहेंगे? गुरुत्व बल। ये होता है स्मॉल जी, छोटा जी होता है, और इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होगी दोस्तों? ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। ठीक है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है ये भी, बड़ा जी और छोटा जी। ठीक है, दोनों की वैल्यू याद होनी चाहिए। अब हमें पूछा क्या जाता है कि जैसे हमारी ये पृथ्वी है, ठीक है, तो जो पृथ्वी है उस पे जी की वैल्यू पूछी जाती है, गुरुत्व का मान पूछा जाता है। ये हमारे ध्रुव है दोनों, एक ये और एक ये, और ये हमारी क्या? इक्वेटर लाइन। क्या होगी दोस्तों? ये इक्वेटर लाइन यानी कि भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, जो हमारी 0 डिग्री अक्षांश पे होती है। तो यहां पे क्या आता है कि जी की वैल्यू विषुवत रेखा पे कितनी होगी? तो विषुवत रेखा पे जी की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों? 0 होगी। भूमध्य रेखा पे जी कितना होगा? 0। ठीक है, और अगर आप इससे ऊपर जाओगे या फिर इससे नीचे आओगे तो आपकी जी की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। चाहे आप इससे ऊपर जाओ चाहे आप इससे नीचे आओ तो आपकी जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, और अगर हम पोल की बात करें, ध्रुवों पर, तो ध्रुवों पर जी का मान क्या होता है दोस्तों? अधिकतम होता है, ऊपर भी और नीचे भी, यानी नॉर्थ और साउथ दोनों पे। ठीक है, तो जी का मान अधिकतम कहां पर होगा? पोल पे। 0 कहां पर होगा? भूमध्य रेखा पे। ये डायरेक्ट आपको पूछ सकते हैं, या फिर छोटे जी की वैसे वैल्यू पूछेगा तो आपको क्या बताना? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? उसके बाद आगे देखिए, अब आपने क्वेश्चन कई बार देखा होगा कि अगर आप लिफ्ट में हो, ठीक है, अगर आप लिफ्ट में हो तो जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है, तो आपका जो वजन होगा, आपका जो वेट होगा वो आपको बढ़ा हुआ लगेगा। ठीक है, तो इसमें लिखा भी है देखो, पिंड का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, यानी कि ऐसा लगता है कि जैसे आपका वजन बढ़ चुका है जब ऊपर जाएगी तो। उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है कि जब लिफ्ट नीचे आती है,
तो आपसे पहले आने की कोशिश करती है वो, ठीक है। तो उसमें क्या लगता है कि जो पिंड का भार होता है वो घटा हुआ प्रतीत होता है। क्या होता है दोस्तों? घटा हुआ प्रतीत होता है, ठीक है। अगर ऊपर जाए तो पिंड का भार बढ़ा हुआ, अगर नीचे आए तो घटा हुआ, ठीक है। और अगर लिफ्ट टूट जाए, अगर लिफ्ट टूट जाए तो पिंड का भार क्या होगा? शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। क्लियर यहां तक? चलिए आगे। उसके बाद आपके पास आता है ग्रहों की गति का नियम, ठीक है। ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? केपलर ने, ठीक है। किसने दिया दोस्तों? ये केपलर ने दिया था। ग्रहों की गति का नियम किसने दिया? केपलर ने। उसके बाद कुछ आपके सैटेलाइट लगते हैं, ठीक है। जियो सैटेलाइट लगते हैं। क्या लगते हैं? जियो सैटेलाइट, ठीक है। तो जो जियो सैटेलाइट लगते हैं ये पृथ्वी के तल से कितनी ऊंचाई पर लगते हैं? ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो पृथ्वी के तल से ये 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर लगेंगे। कितनी लगेंगे? 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर लगेंगे, ठीक है। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कितनी ऊंचाई पर लगेंगे? ये 36,000 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद प्लायन वेग यानी कि एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। प्लायन वेग क्या होता है? एस्केप वेलोसिटी। आप सभी जानते हो कि जैसे आपके पास कोई भी चीज है, जब आप इसको ऊपर की तरफ फेंकते हो तो ये चीज वापस नीचे की तरफ आ जाती है कुछ टाइम के बाद, ठीक है। ये आती है ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। परंतु अगर आप चाहो कि यहां से कोई चीज आपको फेंकनी है और वो वापस ना आए, तो आपको कुछ स्पीड बनानी पड़ेगी उसकी। वो जो स्पीड होगी, जो वो वेग होगा, उसी को हम प्लायन वेग बोलेंगे, ठीक है। तो अगर आपको पृथ्वी से कोई चीज बाहर फेंकनी है तो उसका यानी कि स्पीड वेग कितना होगा? तो प्लायन वेग पृथ्वी का कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। कितना होगा? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। कि अगर आप एक सेकंड में 11.2 किलोमीटर की दूरी कवर करोगे तो चीज वापस नहीं आएगी, कोई भी पिंड वापस नहीं आएगा। क्लियर हुआ यहां तक? उसके बाद आगे चलिए। आगे आते हैं आपके पास दाब यानी कि प्रेशर, ठीक है। क्या है दोस्तों? दाब यानी कि प्रेशर। तो ये होता है क्या? किसी सतह के क्षेत्रफल पर लगने वाला बल जो होता है वो दाब होता है। मान के चलिए ये वाला एरिया, जब आप स्पेशल इसी के ऊपर फोर्स लगाओगे ना, ठीक है, तो ये एरिया बनेगा आपका क्षेत्रफल, और बल यहीं पर लगेगा इसके ऊपर, यहां आसपास नहीं लगेगा, ठीक है। तो क्या कहा गया कि किसी सतह पर, ये सतह हुई, इस पर लगने वाला जो बल है वही क्या होगा? आपका दाब होता है। अब एरिया के ऊपर लगाइए, ठीक है, और जो बल लगता है, बल का मतलब यानी कि न्यूटन, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और किसी एरिया पर लगा तो एरिया क्या हुआ? मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मात्रक क्या हुआ? न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या रहेगा? दाब का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर। अच्छा, अगर न्यूटन मीटर स्क्वायर आ जाए तो आप इसको बोलोगे पास्कल। क्या बोलोगे? पास्कल। न्यूटन मीटर स्क्वायर को क्या बोलते हो दोस्तों आप? पास्कल। पास्कल को पूछ लिया अगर क्या होता है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। कितना होगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। क्लियर है यहां तक? उसके बाद आगे चलिए। पूछा जाता है कि जो ये दाब है ये कैसी राशि है? दाब कैसी राशि है? ये अदिश राशि। कैसी होगी? अदिश राशि होती है ये, ठीक है। उसके बाद वायुमंडलीय दाब यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो इसका ना मात्रक यूनिट पूछा जाता है, एसआई यूनिट। क्या पूछा जाता है इसका? एसआई यूनिट। यहां से क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि वायुमंडलीय दाब का मात्रक क्या होता है, तो आप कहोगे बार होता है। क्या होगा? बार, ठीक है। और एक बार 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी आप इसकी जगह पे पास्कल भी लिख सकते हो कि 10⁵ पास्कल के बराबर होते हैं आपका एक बार। एक बार किसके बराबर होगा? ये 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होगा। यहां तक क्लियर हुआ आपका? उसके बाद अब आगे चलते हैं। तो जब आपका कोई भी, ठीक है, कोई भी चीज या फिर आप, ठीक है, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हो तो वहां पर क्या होता है? वायुमंडलीय दाब कम होता है। जब आप ऊंचाई पर जाओगे तो दाब क्या होगा?
कम होगा। ठीक है, ऊंचाई पर जाने से क्या होता है, वायुमंडलीय दाब कम होता है। इसी वजह से पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई आती है। ठीक है, क्या आती है, पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई आती है। और दूसरा क्या है कि वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन की जो इंक होती है वो रिस जाती है। ठीक है, वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन की जो इंक होती है वो रिस जाती है। ये क्या कंडीशन है, वायुमंडलीय दाब कम होना। इसी की वजह से दोस्तों ये दोनों काम होते हैं। समझ आया इसमें। उसके बाद आगे चलिए, अब आता है बैरोमीटर। क्या आएगा, बैरोमीटर। तो जो ये बैरोमीटर है, अब बार से समझो आप, बार क्या है, वायुमंडलीय दाब का मात्रक है। तो बैरोमीटर क्या है, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए होता है बैरोमीटर। ठीक है, और इसके अंदर मरकरी यानी कि पारे का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होगा, पारे का प्रयोग होता है। और पारा क्या होता है दोस्तों, Hg। कितना होगा, Hg। ठीक है, तो बैरोमीटर किसके काम आएगा, मौसम संबंधी जो भी घटनाएं होती हैं उनका पूर्वानुमान लगाने के लिए, पहले से ही पता लगाने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग हो जाता है। ठीक है, तो आप इसकी पहचान कैसे करोगे, देखिए आगे। ये जैसे बैरोमीटर आपका, ठीक है, और यहां पर इसमें एक कोई भी नीडल है, सुई है इसमें कोई भी, आप इस सुई को मान के चलिए कि ये सुई है ना, जो इसको ना सूर्य मान लो, आप सन मान लो। ठीक है, आप एक बार बताओ, अगर सूर्य धीरे धीरे या एक साथ भी ऊपर जाए, ठीक है, अगर सूर्य ऊपर की तरफ जाए तो दिन कैसा रहेगा, दिन ऑटोमेटिक सी बात है कि साफ रहेगा। यानी कि जब सुई ऊपर जाएगी, बैरोमीटर ऊपर की तरफ इशारा करेगा तो दिन साफ रहेगा। ठीक है, अगर ये आराम से नीचे आए, ठीक है, अगर ये आराम से नीचे आए तो वर्षा होगी। क्या होगी, वर्षा। परंतु अगर ये एक साथ नीचे आ जाए, अगर ये एक साथ यानी कि तेज, अब तेज क्या होता है, बारिश वगैरह तो देखो आराम से हो जाती है जैसी है, परंतु जो आंधी तूफान आता है वो तो आपको पता है कि वो तो तेज आएगा। ठीक है, इसलिए जब ये एक का एक नीचे गिरे, यानी कि एक साथ नीचे गिरे, तो आंधी तूफान आता है। ऊपर की तरफ जाने पर मौसम साफ रहेगा, एकदम नीचे आ जाए तो आंधी आएगी, अगर ये आराम से नीचे आए तो फिर बारिश होगी। ठीक है, फिर क्या होगी, फिर बारिश होगी। क्लियर है यहां तक। उसके बाद जो पास्कल होता है उसके नियम पर आधारित हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं, यंत्र होते हैं। ठीक है, तो पास्कल के नियम पर आधारित कुछ यंत्र है, जैसे कि जिनके आगे हाइड्रोलिक लगे, क्या लगे, हाइड्रोलिक जिनके आगे लगे तो समझो वो पास्कल के नियम के ऊपर आधारित है। तो सबसे पहले देखिए, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस और हाइड्रोलिक ब्रेक। कौन कौन से हुए, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस और हाइड्रोलिक ब्रेक। ये किसके नियम के ऊपर आधारित है, पास्कल के नियम के ऊपर। ये नहीं पूछेंगे कि पास्कल के नियम पर आधारित यंत्र कौन से, आपको पूछेगा जाएगा कि हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम के ऊपर आधारित है। तो आपका आंसर क्या होगा, पास्कल के नियम के ऊपर आधारित है। किसके ऊपर, ये पास्कल के नियम के ऊपर आधारित है। उसके बाद देखिए दोस्तों क्या आता है आगे, इसके बाद आता है आपके पास पृष्ठीय तनाव। ठीक है, क्या रहेगा, पृष्ठीय तनाव यानी कि सरफेस टेंशन। क्या रहेगा, सरफेस टेंशन। तो जहां पर ये लिक्विड फॉर्म में होता है, हमेशा जो पृष्ठीय तनाव होता है ये द्रव के ऊपर होगा। ठीक है, तो द्रव का पृष्ठ सदैव हमेशा तनाव की स्थिति में रहता है, स्ट्रेस होती है उसके ऊपर। ठीक है, क्या होती है, स्ट्रेस होती है, और उसी को ही क्या कहा जाता है, पृष्ठीय तनाव। यानी कि जो पृष्ठ है उस पर तनाव, तो पृष्ठीय तनाव बनता है। ठीक है, अब क्या चक्कर है इसमें, देखिए कि जो पृष्ठीय तनाव है आपका, ये सरफेस टेंशन है, ये क्या होता है, बल और लंबाई। ठीक है, बल और लंबाई, बल डिवाइड बाय लंबाई, यानी कि ऊपर फोर्स और नीचे लेंथ। ठीक है, आगे देखिए, अब बल को किस में मापते हो आप, न्यूटन में। बल को किस में मापोगे, न्यूटन में। लंबाई को किस में मापते हो, मीटर में। तो ये क्या बनेगा, न्यूटन पर मीटर। क्या बनेगा दोस्तों, ये न्यूटन पर मीटर। यानी कि आपकी सरफेस टेंशन, पृष्ठीय तनाव का जो मात्रक है वो क्या आएगा, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर आ जाएगा। क्लियर यहां तक। उसके बाद आगे चलिए, देखिए
टेम्परेचर बढ़ाने पर, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो पृष्ठीय तनाव कम हो जाएगा। तापमान बढ़ने पर पृष्ठीय तनाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यानी कि कोई भी चीज होती है, आप उसको जब गर्म करते हो ना, तो उस टाइम वो एक तरह से फ्लो करने लगती है, बहने लगती है वो चीज, ठीक है। यानी कि उसका जो पृष्ठ होता है वो एक तरह से नरम हो जाता है, ठीक है, गर्म करने पर। तो तापमान बढ़ने पर क्या होता है, पृष्ठीय तनाव कम हो जाता है। जो पानी की बूंद होती है वो पृष्ठ तनाव के कारण ही गोल होती है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, ठीक है, कि पानी की बूंदें गोल क्यों होती हैं, तो वो होती है पृष्ठीय तनाव के कारण। दूसरा क्वेश्चन आता है यहां पर कि जो ये सुई होती है, ठीक है, सुई पानी पर क्यों तैरती है, सुई पानी के ऊपर क्यों तैरती है, तो इसका आंसर भी क्या होगा, पृष्ठीय तनाव के कारण तैरती है। क्लियर हुआ ये, पानी की बूंदें गोल जो होती हैं पृष्ठीय तनाव के कारण होती है, और जो सुई पानी पर तैरती है वो भी पृष्ठीय तनाव के कारण तैरती है। उसके बाद आपके पास आता है केशिक तव, क्या आएगा, केशिक तव यानी कि कैपिलैरिटी, ठीक है। तो एक नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे गिरने की घटना को ही क्या कहा जाता है, केशिक तव, यानी कि यहां से पानी ऊपर गया और वापस नीचे आया, इसको प्रोसेस को क्या कहोगे आप, केशिक तव कहोगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल ज्यादा पूछे जाते हैं इसके, जैसे कि लैंप में तेल का ऊपर जाना, ठीक है, लैंप में तेल का ऊपर जाना आपने देखा होगा, पुराने टाइम में दिए लगते थे, ठीक है, तो उनमें जो मिट्टी का तेल डाला जाता था, तो मिट्टी का तेल नीचे होता परंतु आग ऊपर की तरफ जलती थी, ठीक है। तो वो कैसे जाता था उनमें, केशिक तव के कारण, किसके कारण जाता था, केशिक तव के कारण जाता था। इसी प्रकार से पौधों में पानी जाता है ऊपर, ठीक है, किसके कारण जाएगा, ये भी केशिक तव के कारण। पौधों में पानी किसके कारण जाता है, केशिक तव के कारण, ठीक है। उसके बाद ये यहां पर देखो लिखा भी है, सुई पृष्ठीय तनाव के कारण पानी पर तैरती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख लोगे। उसके बाद और पॉइंट दिए आगे, जो साबुन होता है, ठीक है, वो पृष्ठ तनाव को कम कर देता है। अब पृष्ठीय तनाव देखो दो तरीके से कम हुआ, एक तो पहले कम हुआ किसमें, जब गर्म किया गया था लिक्विड को, ठीक है। दूसरे क्या है, साबुन, अगर साबुन का पानी ये साबुन होती है जो, उसको पानी में मिला दोगे तो पृष्ठीय तनाव कम हो जाएगा। क्लियर। पानी पर तेल का छिड़काव करने से, पानी पर तेल का छिड़काव करने से, और दूसरा देखिए आप, गरम सूप आपको हमेशा स्वादिष्ट लगता है, ठीक है। ये कुछ बातें बताई गई, क्यों होता है, क्योंकि जब गर्म होता है तो वो फैलने लगता है, उसका पृष्ठीय तनाव कम हो जाएगा, फैलेगा, पूरी जीभ के ऊपर फैलेगा तो आपको वो टेस्टी लगेगा, ठीक है। लिखा है देखो, गरम सूप स्वादिष्ट लगता है क्योंकि इसका पृष्ठीय तनाव कम होता है और यह जीभ पर अच्छी तरह फैल जाता है। समझे बात को इसकी, ये सरफेस टेंशन कम होने की वजह से होता है ऐसा, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, हमारे पास दो बल हैं, कौन कौन से है ये दो बल, एक तो है ससंजक बल और दूसरा है असंजक बल। कौन कौन से है दोस्तों, ससंजक बल और असंजक बल, ठीक है। ससंजक बल देखो, स और स यानी एक जैसे, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला जो बल होता है वो क्या होगा, ससंजक बल। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच में लगने वाला जो बल होता है वो क्या होगा दोस्तों, ससंजक बल। और दो भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाला बल असंजक होता है। क्लियर। अब देखो, ठोस में सबसे अधिक होता है ये बल, ठोस में क्या होता है, अधिक होता है, गैस में कम होता है। आप एक एग्जांपल से याद रखो इसको, जैसे कि हमारे पास एक बोर्ड होता है, ठीक है, उस पे आप चौक के साथ लिखते हो, तो वो चौक से जो लिखते हो ना आप, वो वैसे ही दिखता है, जैसे लिख दिया तो वहीं पर ऐसे ही लगा रहेगा। ऐसा तो नहीं होता कि लिखने के बाद वो साफ हो जाए तुरंत, ठीक है। तो जो ये लिखा रहता है ना वहीं पर बोर्ड पर, तो वो किसके कारण होता है, ससंजक बल के कारण होता है। यानी कि ये एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगता है और जो चौक होता है वो ठोस होता है, इसलिए उसमें ज्यादा होता है ससंजक बल। क्लियर यहां तक। उसके बाद आगे चलिए, अब उसके बाद आपके पास आता है श्यानता यानी कि विस्कोसिटी। क्या रहेगा, श्यानता यानी कि विस्कोसिटी, ठीक है। तो ये क्या है, श्यानता विस्कोसिटी, ये गाढ़ापन होता है, ठीक है। क्या होता है, एक तरह से गाढ़ापन। कोई भी चीज जितनी ज्यादा गाढ़ी होगी
उसको हम उसकी विस्कोसिटी बोलेंगे एक तरह से। जो हमें याद करना है वो तो लैंग्वेज ये वाली है। अब समझिए कैसे, जैसे कि गति का विरोध करने वाले घर्षण को श्यान बल बोलते हैं, ठीक है, विस्कस फोर्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे? विस्कस फोर्स यानी कि श्यान बल। अब कोई भी चीज है, जैसे ये घर्षण है, ठीक है, यहां पर फ्रिक्शन है, तो जब ये विरोध करेगा इसका यानी कि रुक जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे? श्यान बल, ठीक है। और ये जो गुण होता है ये केवल द्रव और गैस में होता है, सॉलिड में ऐसा नहीं होता। किसमें होगा? ये केवल द्रव और गैस में होता है। किसमें होगा? द्रव और गैस में होता है ये वाला गुण। द्रवों में जो श्यानता होती है ससंजक बल के कारण होती है। किसके कारण होगी दोस्तों? ये ससंजक बल। अभी पढ़ा आपने ससंजक बल क्या होता है? जो किसी एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच में लगे उसको बोलेंगे ससंजक बल। क्लियर? अब ठोस में श्यानता यानी कि विस्कस फोर्स नहीं होती, ये आपको ध्यान रखना है। किसमें होती है? द्रव और गैस में होती है, ठीक है। उसके बाद जो एक आदर्श द्रव होता है यानी कि अच्छे वाला जो लिक्विड है, अब लिक्विड की आपको खासियत पता है, बहता है वो तो। अब जो बहने का विरोध करे तो वो तो हो ही नहीं सकता लिक्विड ऐसे, ठीक है। तो एक आदर्श द्रव की जो श्यानता होती है वो शून्य होनी चाहिए, यानी कि ना के बराबर हो, और ना ही हो तो अच्छी बात है, ठीक है। तो उसके बाद क्या कहा गया कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो चीज क्या हो जाएगी? नरम हो जाएगी। कोई भी नरम होने से वो बहने लगेगी, यानी कि उसकी कोई भी फोर्स नहीं रही फिर तो इससे क्या होगा? उसकी श्यानता नीचे आ जाएगी, यानी कि कम हो जाएगी। टेम्परेचर बढ़ेगा तो श्यानता यानी कि विस्कस फोर्स क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्लियर? उसके बाद आगे चलते हैं। तो आगे देखिए, अब इसका जो एसआई यूनिट होता है, मात्रक जो होता है इसका, वो होता है डेका पॉइस। क्या होगा दोस्तों? ये डेका पॉइस। क्या रहेगा? डेका पॉइस, याद रखना है इसको। और क्या कह सकते हो आप? पास्कल सेकंड। क्या कह सकते हो इसको? पास्कल सेकंड कह सकते हो, ठीक है जी। एक आता है वेंचुरी मीटर। क्या रहेगा? वेंचुरी मीटर। तो वेंचुरी मीटर क्या होता है? द्रव के प्रवाह को मापने के लिए लगाया जाता है। यानी कि मान के चलो यहां से पानी गया, ठीक है, तो इसको इस साइड से अगर पानी आएगा तो इसको हम यहां पे लगा देंगे, ठीक है, ताकि ये बता सके कि पानी की स्पीड कितनी है, उसका प्रवाह कितना है। तो द्रव के प्रवाह को मापने के लिए क्या लगाया जाता है? वेंचुरी मीटर। अगर आपको पूछे वेंचुरी मीटर का काम क्या है, तो द्रव के प्रवाह को मापना ही वेंचुरी मीटर का काम होता है। क्लियर? उसके बाद आता है इलास्टिसिटी। क्या है दोस्तों? इलास्टिसिटी। आपने सुना होगा इलास्टिक एक तरह से रबड़ होती है, ठीक है। अगर आप रबड़ को खींचते हो तो वापस अपनी फॉर्म में आ जाती है वो। तो इसका मतलब क्या है? बाह्य बल, यानी कि जो आपने खींचा था वो बाह्य बल था, एक्सटर्नल फोर्स था, से उत्पन्न परिवर्तन का जो विरोध करे वही क्या है? इलास्टिसिटी है। समझिए इसकी बात को पूरा। बाह्य बल से उत्पन्न परिवर्तन, परिवर्तन यानी कि पहले इतनी चीज थी, ठीक है, आपने बल लगाया तो इतनी हुई, तो फिर वापस इतनी हो जाएगी, ठीक है। उत्पन्न परिवर्तन का विरोध करना ही क्या कहलाता है? आपका इलास्टिसिटी कहलाता है। क्लियर? उसके बाद आता है स्ट्रेस यानी कि प्रतिबल। क्या रहेगा? स्ट्रेस यानी कि प्रतिबल, ठीक है। तो ये क्या होता है? प्रति एकांक क्षेत्रफल यानी कि किसी एक जगह पर, ठीक है, लगाए गए बल को प्रतिबल कहा जाता है, यानी कि स्ट्रेस, ठीक है। क्या कहा जाता है? किसी प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को ही क्या कहा जाता है? प्रतिबल, स्ट्रेस कहा जाता है, यानी कि लोड पर यूनिट एरिया, ठीक है। क्या कहा जाता है? लोड पर यूनिट एरिया। क्लियर? लोड यानी कि बल, ठीक है, और एरिया यानी कि क्षेत्रफल। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या बनेगा? देखो, अगर मैं इसकी वैसे बात करूं तो बल क्या होता है? फोर्स यानी कि न्यूटन, ठीक है, और क्षेत्रफल यानी कि मीटर स्क्वायर, और ये होता है क्या है? पास्कल, ठीक है। क्या होता है? ये पास्कल होता है। क्लियर है यहां तक? उसके बाद आगे चलिए, ये डायरेक्ट पूछ सकता है कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होती है? स्ट्रेन के, ठीक है। स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है? स्ट्रेन होती है, यानी कि स्ट्रेस को तो हम बोलते हैं प्रतिबल। क्या बोलते हैं? प्रतिबल। और स्ट्रेन को क्या बोलते हैं? विकृति। क्या बोलेंगे इसको? विकृति। क्लियर? तो अगर आप प्रतिबल और जो ये विकृति है, विकृति को नीचे यानी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन कर दोगे तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये ई के हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ई के इक्वल हो जाएगा। तो ये होता है कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। क्या होगा दोस्तों? ये कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी
इलास्टिसिटी, यानी कि प्रत्यास्थता का गुणांक होता है। ये क्या होगा? ये गुणांक होगा। गुणांक को क्या बोलते हो आप? कोफिशिएंट। ठीक है, क्या होगा? ये कोफिशिएंट होगा। समझे बात को इतनी सी? तो ई क्या होता है हमारे पास? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन क्या कहलाएगा? ई। ई यानी कि कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। क्लियर? उसके बाद आगे ये मैंने अभी लास्ट बता ही दिया था आपको कि न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, और ये किसके बराबर होगा? आपका पास्कल के। किसके बराबर होगा दोस्तों? ये पास्कल के बराबर होता है। ठीक है जी। उसके बाद चलिए आगे। तो इस क्लास में दोस्तों हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपको अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही रहेगा आपका। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपके लिए फायदेमंद साबित होती हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि सभी इसको अच्छे से देख पाए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।